कल रिकॉर्डिंग हुई, आवाज़ ही नहीं आई इसमें, वेस्ट हो गया। दो अच्छे से रिकॉर्डिंग हुई थी बट आवाज़ नहीं आई। सेटअप थोड़ा सीखना पड़ेगा अब हमको। देखो क्वेश्चन है, डाउट में है, सीबीएसई का ही है, चैप्टर नंबर 1। मैंने पहले भी डिस्कस किया बट फिर से है। यह एग्जाम्पल नंबर 26 है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, दो प्लेट बना है, मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ से होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप है जिसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। When located between the plate of capacitor which is 5 मीटर apart, इनके बीच में जो डिस्टेंस है प्लेट के वो है 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर। मास ऑफ ऑयल इज 3 इंटू 10 टू द पावर 6 kg। ठीक है। G 10 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इंटू 10 इंटू 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Distance is 5 millimeter, that is converted into 5 into 10 to the power minus 3 meter, and G is 10 meter per second square. इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब सुनिए, अगर ये चार्ज Q इक्विलिब्रियम में होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इसका एक मास लगेगा mg और इस पर फोर्स लगेगा F अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। सो इफ चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम और स्टेशनरी पोजीशन, इन दैट केस F इज इक्वल टू mg। F इज इक्वल टू mg। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका फोर्स अपॉन चार्ज, तो फील्ड फोर्स हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो यहां पर रख सकता हूं मैं Q इंटू E इज इक्वल टू mg। अब हमें चाहिए था पोटेंशियल। क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट द पोटेंशियल V, तो अब मुझे E और V का कोई रिलेशन बताना है। ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जिसमें E और V आपस में रिलेटेड हो। तो E इज इक्वल टू होता है V अपॉन D, फॉर्मूला है, यह हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू E इंटू D, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब इसकी मदद से मैं E की जगह पर लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू V अपॉन D इज इक्वल टू mg। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई अगर करें, सब कुछ ठीक ठाक से करें, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा mg D अपॉन Q। पक्की बात, ये आ गया आपका फॉर्मूला। यू हैव M, यू हैव G, यू हैव D एंड यू हैव अ की, अरे मतलब की कह रहा हूं, Q। देन सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू, you will get V is equal to mass is 3 into 10 to the power minus 6, G is 10, this is 5 into 10 to the power minus 3, and Q is 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19 volt, that is 9.3। ये एक सवाल तान्या ने भेजा था, भाई मैंने पहले भी बता चुका हूं, ऐसा नहीं है, कोई नहीं, फिर से लिख लिया हमने। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? इसके बाद है, इसके बाद है, तो आज का डेट क्या है? 9 जून। एसएल अरोरा सॉल्यूशन नोटबुक बन रहा है आपका? पूछो पूछो। डाउट ले लेंगे पहले, आप क्वेश्चन अगर अभी है तो आप जब तक नहीं आ रहे बच्चे। 44 46 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +6, ये सेम क्वेश्चन बार बार क्यों डाउट में आ रहे थे? बड़ा आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कराए हुए फिर डाउट में आ रहे, बट टिक भी मारा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल नंबर 44।
देखिए बताता हूं मैं क्या है। 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस 8Q हाँ, तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। बी पे चार्ज रखा हुआ है आपका +6Q और सी पे रखा हुआ है -8Q। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी के साइड है ए ए ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। Obtain an expression for magnitude and direction of resultant electric field at the vertex A due to two charge, due to two charge, दोनों चार्ज की वजह से। चलो भैया राधे राधे। देखिए सर थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट E, इलेक्ट्रिक फील्ड एट E ड्यू टू B का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू B, ड्यू टू, क्योंकि पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम जाएगा, तो इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू B। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू C किधर की तरफ होगा? C की तरफ। चलो ये तो बात पक्की है कि सर ये डायरेक्शन ठीक समझ गया। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू C। अब ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। अब समझिएगा, अगर कोई दो वेक्टर है E1 और E2 और इसके बीच में एंगल है थीटा, तो इनका नेट जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर से जाता है E नेट, और इसका फॉर्मूला होता है आपका E नेट इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा का रूट में, कॉस थीटा का रूट में। यही है ना? एक सेकंड बस दीजिए। अब इस हिसाब से अब आपको E1 है क्या? E1 है आपका EAB है। क्या है? EAB है। और E2 क्या है? E2 है आपका EAC। यही है ना? ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? K टाइम्स चार्ज अपॉन A स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट होता है आपका K टाइम चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का, यही होता है ना? ठीक, ओके। सेकंड पार्ट में हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन होगा आपका कुछ इस तरह से, ये होगा, ये आपका रिजल्टेंट डॉटेड लाइन से जो बना हुआ है, ठीक है, ये आपका होगा E नेट। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन की बात करो, देखो इसमें एक चीज होती है, वेक्टर में आप पढ़ते हो tan बीटा करके फॉर्मूला होता है एंगल बताने के लिए, तो हाँ, तो आप लगा लेना ये tan बीटा। अब ये बीटा क्या है? आप चाहो तो पहले वाले वेक्टर से ले सकते हैं और चाहे आप इस वाले वेक्टर से ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी, वो मेंशन करना।
हाँ, अल्फा बीटा भी ले सकते हैं। अभी के लिए आप मान लो मैंने रिजल्टेंट वेक्टर जो लिया है बीटा, वो ई ए बी से लिया। किसे लिया है? ई ए बी से। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ई जो भी है नेट साइन थीटा अपॉन बी ए। आ जाइए, अच्छा ओ इसका तो गुस्से में है वैसे, कोई बात नहीं। सर आप थोड़ी सी दया करिए। तुम फिर हमारे पे दया करो, मत बोला करो कि सिलेबस नहीं हो रहा है? आप आते हो 4 मई को, ठीक है, और फिर 1 महीने जमे जमे हुआ है 4 मई से 4 जून, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड क्या है कि सर 4 चैप्टर होना चाहिए। वो पागल बच्चे हैं जो बच्चे 18 मार्च से पढ़ रहे हैं, उनको कुत्ता काटा हुआ है। हर चीज़ का एक सिलेबस होता है और हर चीज़ का ड्यूरेशन होता हुआ है, ठीक है। डॉक्टर भी ना मेडिसिन लिखता है तो कहता है 3 दिन का ड्यूरेशन है। अभी मैं अपने बेटी को लेके गया, डॉक्टर ने 3 दिन की दवा लिखी, मैं 1 दिन खिला दूँ उसको, ठीक हो जाएगी वो? तो रेशनल सोचा करो। एक अगले बंदा मेहनत कर रहा है, ऊपर से तुम बोलती हो ऑनलाइन क्लास। बताओ, मेरे को भी कुत्ता काटा हुआ कि 10 बजे मैं आ रहा हूँ क्लास लेके, ठीक है। अब अगले बात 10 बजे के बाद इंसान आराम करे भाई, है ना। बच्ची पै 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 करती है, उसको देखे, ठीक है। लेकिन नहीं, फिर भी मैं 11 बजे 10:30 बजे से कल लगा हुआ था, मतलब 10:30 से मैं बार बार वो की रिकॉर्डिंग हो रहा है। आधे घंटे मेरा उसमें वेस्ट हुआ है ऐप पे, ठीक है। कोई बात नहीं, चलता है। नहीं, अब काम नहीं, अब पढ़ते हैं। आप पढ़ो, पहले पढ़ो। पढ़ाई के बाद मैं टाइम दे दूंगा बात करने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ मैं तो सोच रहा हूँ मैं तुमको हटा दूँ इंस्टीट्यूट से, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा हूँ मैं। अब सुनो, तुम्हारा डाउट था ना ये एग्जाम्पल नंबर 44, वही बता रहा हूँ मैं। देखो, और क्या, बहुत ज़्यादा। क्यों गुस्सा नहीं? आप पहले बताओ, मैं पढ़ाने नहीं दूंगी। अच्छा, पढ़ लो, चलो, कोई गुस्सा उस्सा नहीं हो, पढ़ लो। तुम कम थोड़ा इलेक्ट्रॉल पिया करो। सर 24 पूरा दिन क्लास होती है, फिर रात को आप एकदम ना दिमाग बंद हो जाता है। मजाक नहीं करती। यू आर हार्ड वर्किंग ना। चलिए क्वेश्चन करें ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है बात करके, ठीक है। आपका है एग्जाम्पल नंबर 44 ऐसा लग रहा का था डाउट। 2 डाउट पूछी थी तुम। उसके पहले वाला डाउट ये था, रिकॉर्डिंग में देख लेना, चार्ज वाला, कि इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। सेकंड ये, अब इसमें मुझे बस एक ही डाउट है, इसका जो साइन है वो कैसे बताएंगे? साइन थीटा कौन सा? उसमें क्वेश्चन में पूछा कि मैग्नीट्यूड एंड द साइन। हाँ, वो एक्चुअली साइन का कुछ नहीं, साइन हम कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ, जो आपने वो बताया ना सर, देखो ए का तो कोई साइन नहीं बता पाएंगे। ये नहीं समझ आया। ये वेक्टर से है, क्लास 11। किसी के पास 11 की है असल अरोरा? नहीं ना यहाँ पे, नहीं, यहाँ की भी है, वो कोई ले गया। चलो मैं बताता हूँ कहाँ है मेरे उसमें। हाँ, इसमें पड़ी होगी, इसमें। सुनाई दिया मेरे को, इंडिया पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान से बच्चे पढ़ा रहे हो सर। वो भी तो है ना, ओथ टेकिंग सेरेमनी। मुझे वाली है यहाँ पे, मेरा पुलिस का डेरा हो रहा है। ये वाली गली में यहाँ पे मोदी जी का भंडारा भी हो रहा था। हाँ, देखो मोदी के लिए ये बाहर रोड पे। पागल है पॉपुलैरिटी चेहरे का फ्रेंड। सर जब समझ नहीं आता ना तो दुखी हो जाती हूँ मैं। सर दुख तो मेरी जिंदगी मैं बता रहा हूँ, दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। पूरी ऑर्गेनिक आ रही है, पूरे 4 चैप्टर आ रहे हैं। रुक जाओ। हाँ, स्कूल में करा दी। हाँ, ट्यूशन में करा, मैं 2 चैप्टर दो टीचर ने। सुनो, राधे राधे, इधर ध्यान दो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या एनालिटिकल मेथड। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। इनका हाँ, तो भूल गई ना। इसमें जो इसका रिजल्टेंट आएगा, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर, वो इनके एंगल बाइसेक्टर से जाएगा। किससे आएगा? एंगल बाइसेक्टर से। और फिर स्टार्टिंग में इनके बीच का एंगल क्या था? थीटा। अब
इस अगर मुझे डायरेक्शन लिखना है किसका, रिजल्टेंट का, डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर, तो आप जैसे मैं बताऊं, अगर इसके डायरेक्शन बताऊं, मैं क्या बोलूँगा, तुम्हारे राइट में बैठी है, ये तुम्हारे लेफ्ट में बैठी है। सिमिलरली रिजल्टेंट का हम बोलेंगे, किसी के साथ भी ले लो, अल्फा एंगल ले रहे हैं इसमें, हाँ अल्फा लिया गया, अल्फा विथ ए, अल्फा विथ ए, तो टेन अल्फा आपका होगा बी साइन थीटा, बी वेक्टर साइन थीटा क्या, ये थीटा जो एंगल दिया था स्टार्टिंग में 30-40 जो भी दिया था, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसका डेरिवेशन आपको वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, अभी भी क्लास 11 की क्लास चलेगी, उसमें आ जाना, डायरेक्शन बताने के लिए। अगर मैं बोलूं कि जो आर रिजल्टेंट वेक्टर है, छोड़ो उसको, आर जो रिजल्टेंट वेक्टर है, आर जो है रिजल्ट, नहीं सुन लो, आर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन है अल्फा विथ ए, ऐसे लिखूंगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए इज टेन अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। एक फॉर्मूला और होता है, रिकॉल नहीं हो रहा है, वो बीटा वाला भी है। अब बीटा के लिए अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल आपने कहा नहीं सर मुझे ना ए वेक्टर से कोई ऐसा खास लगाव नहीं है, मेरे को बी वेक्टर से डायरेक्शन चाहिए। किससे चाहिए? बी वेक्टर से। तो इसके लिए बीटा, तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें ही क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा करते हैं, तो रिजल्ट क्या बन जाता है, 10 बी, चेंज करने के लिए डायरेक्शन, तुम भूल जाओ डेरिवेशन, केवल वैल्यू याद रखना। ये हो जाएगा आपका पहला वेक्टर, इसमें क्या था, बी वेक्टर था। अब हम इससे ले रहे हैं, जिसके साथ थीटा लेंगे उसके अपोजिट वाला वेक्टर पकड़ेंगे, ए साइन थीटा अपॉन बी माइनस, यहाँ पे क्या था, ए प्लस था, यहाँ क्या था, ए प्लस था, बी माइनस ए कॉस थीटा। उल्टा कर दे। हाँ ये याद रखना। अब जब बी बीटा निकालेंगे, ये होगा डायरेक्शन विथ, अरे भैया कहाँ हो, विथ बी वेक्टर, विथ बी वेक्टर, ये है आपका डायरेक्शन विथ बी। अगर जिसको ये नहीं समझ आ रहा है, ये टॉपिक जो मेरे से पूछ रहा है, भाई मैं लिख के दे सकता हूँ स्टम्प पेपर पे, 11th में तुम लोग ने बहुत बड़ा नशा फूका है। नहीं तुम लोग क्या करते थे, वो व्हाइटनर निकाल कर और रुमाल में निकाल के कमलेश की हो तुम लोग पूरे 11th में। क्यों? क्योंकि ये किस क्लास की टॉपिक है, ये किस टॉपिक का है, 11th चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। उसमें या यूं छोड़ो, जब भी 11th शुरू होता है, जब बेसिक मैथमेटिकल टूल, वहां पे वेक्टर पढ़ाते हैं, वहां पे एनालिटिकल, तो वो तो नर्सरी टीचर भी होंगे, अब क्या बोल सकते हैं। तो होम ट्यूशन अच्छा होता है क्या? उसको खुद नहीं आता होगा, ठीक है। सो क्लास 11th चैप्टर 3 मोशन इन प्लेन। अभी हमारा 11th क्लास चल रहा है, 11th क्लास में वेक्टर चल रहा है, अभी भी टाइम है, आ जाओ, एक ही 2 क्लास हुई है, मैं डाल एक काम करता हूँ, हम लोग 11th में भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मंडे को होती है ना, हाँ कौन, ओम सर, छोड़ो यार क्या बात कर रहे हो, ठीक है। ये अभी भी टाइम है, इसको रट लो। कॉन्सेप्ट क्या है फिर से बता देता हूं मैं, 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट उनके एंगल बाइसेक्टर से जाता है आर। आपने पढ़ा है वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन लॉ, और फोर्थ जो पढ़ा वो पढ़ा गया एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, उसका डेरिवेशन 11th में। तो 2 वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर से जाता है। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा डिग्री है। क्या है? थीटा डिग्री है। मैं थोड़ा सा इसको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। सुनो, ये है वेक्टर ए, ठीक है, ये है वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल है थीटा जो कि 120 डिग्री है। क्या है? अभी के लिए 120।
थीटा डिग्री है। तो जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर, जो कि आपका पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, क्या होगा, डायगोनल होगा। ये पैरेललोग्राम बनेगा ना, क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा ना। अगर हम ऐसे बनाए तो कुछ ऐसे बनेगा। इसको आर को निकालने का जो एनालिटिकल मेथड सिखाया गया है वो ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो इसका मैग्नीट्यूड देता है ना, आर रिजल्टेंट है, ये क्या देता है, लेकिन मुझे तो नहीं पता ना कि किसके राइट में बैठा है और किसके लेफ्ट में बैठा है। तुम रिजल्टेंट वेक्टर मान लो, ये ए और ये बी है, तो अगर मैं बोलूँ ये तुम्हारे लेफ्ट में बैठी है, तुम्हारे राइट में, तो उसके लिए हमारा आया tan थीटा। क्या आया, tan थीटा। अगर मैं इसको अल्फा लिखता हूँ, इसको मैं अल्फा लिखता हूँ, तो यहाँ बोलूंगा मैं कि tan अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो जो जैसा भी कोई ऐसा पाप नहीं है कि आप क्या चेंज करोगे, तो बस अब इसमें है कि एंगल, बस ध्यान देना, इसमें अल्फा किसके साथ था, ए के साथ था, यहाँ पे अल्फा के, हाँ यहाँ पे भी ए, हाँ तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। एक ही याद रखना होता है वैसे, अगर नहीं मेरे को नहीं चाहिए इसके साथ, मेरे को इसके साथ वाला एंगल बता दो, तो उसको बोलते हैं बीटा, तो वो ऐसे निकलता है। ठीक है, ये आपको बस, हाँ तो ये एंगल देता है। ये देखो मैंने पहले भी मुझसे कोई पूछा था, बॉक्स बनाकर देखो मैंने बोला है कि इजी है, ये 11th की चीज है। ठीक है, बाकी मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा पूरा, ये समझ आ गया, बस ये नहीं समझ। हाँ तो ये वेक्टर है ना। अब सुनो मेरी बात सुनो, बस बस हाँ, अब आप लोगों को सिद्धांता का एक ऐप इंस्टॉल करना है। उसमें ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप जिस नाम से बना है वो मुझे भेज देना स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि उस ऐप का एक्सेस नहीं है मेरे पास, वो ऐप का एक्सेस किसी और के पास है जो मैनेजमेंट है। क्यों, मान लो मेरे को एक्सेस दिए, कुछ इधर उधर किया तो सबका कोर्स चला जाएगा, उसमें सब जो भी हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है, सिद्धांता ही बोलते हैं। तो उसमें आपको बनाना है। उसमें मैं क्या करने वाला, सुनो सुनो मेरी बात, उसमें मैं क्लास 11 की अभी के लिए 4 चैप्टर, क्लास 12 की 4 चैप्टर रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ मैं अपने कंफर्टेबल टाइम। हो सकता है मैं कभी भी रिकॉर्ड करूँगा 2 बजे 3 बजे रात में, और वहाँ पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। इससे क्या है, हाँ आईपैड पे पढ़ाकर उस पर कर दूंगा, कभी कभी स्टूडियो से भी कर सकता हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि बीच में जो एडमिशन लेगा बच्चा, अभी एक बच्चा वहाँ पे नया ज्वाइन किया है, हम वहाँ पे 3rd चैप्टर खत्म करने वाले हैं, मतलब खत्म ही हो गया है, मतलब अब केवल प्रैक्टिस चल रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद 3rd चैप्टर खत्म हो गया, वहाँ पे 4th चालू होने वाला है। 3 चैप्टर का बैकअप मतलब 2.5 महीना, वो हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, बस डेरिवेशन हो सकता है, तीनों चैप्टर का डेरिवेशन वो 5-6 क्लास में आप करा सकते हो, लेकिन उसको अच्छे से ग्रैब करके समझने के लिए समय चाहिए। तो मैं 4 चैप्टर रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ उस पर, ताकि बीच में जो भी एडमिशन आएगा। दूसरा ये हो गया पहला। सेकंड, अरे नहीं हो पाएगा बेटा, हमारा भी एक लाइफ है, मेरी भी एक दुनिया है, मैं उस दुनिया में व्यस्त रहता हूँ। दूसरा, जो भी लाइव क्लासेस हो रही है उसको मिस नहीं करना है, वो मैं एक्स्ट्रा हट के निकल ले रहा हूँ। तो अगर मैं आधे घंटे का भी ले रहा हूँ, जैसे इसने 10 क्वेश्चन मेरे को भेजा आज, जिसमें से 2 डिस्कस किया, हो सकता है मैं भी डिस्कस नहीं करूँगा इसको, फिर लाइव क्लास में डिस्कस करूँगा, तो वो वहीं पर रिकॉर्ड होकर रखी रहेगी, तो वो आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो। ये चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं। यहाँ का भी ऐप है, इस कोचिंग का भी ऐप है, बट वो ऐप एक्सपायर हो गया है, अब वो चलेगा नहीं क्योंकि रिचार्ज कराना पड़ेगा। उस ऐप जो सिद्धांता ऐप है वो लाइव ऐप है, क्योंकि वहाँ पे अकाउंट्स का वगैरह सारा सब्जेक्ट पढ़ रहा है और मटेरियल भी पढ़ रहा है। तो अब मेरे को फिजिक्स का कोर्स उस पर क्रिएट करना है, तो ऐप इंस्टॉल कर लेना। इसने तो बता दिया, क्योंकि अप्रूवल कराने के लिए मुझे स्क्रीनशॉट भेजनी पड़ेगी। सेकंड, आईफोन वाला फोन है ना, आईफोन पे भी चल जाएगा सर। कोड बच्चों को बताना SAA, हाँ अगर वो जो वाला कोड डाल रहे हो ना, हाँ। A21 वाला, नहीं आईफोन पे ये चल रहा है, SAA से चल रहा है। इतनी दुखी हुई, आधा घंटे में हाँ। पागल हो गई इस चक्कर में। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एंड्रॉयड नहीं है? अमीर लोग ये देखो, डबल अमीर एप्पल प्लस एंड्रॉयड फोन है पर फोन में कौन चलता? कुछ दिन रुक जाओ, फॉर्च्यूनर से आऊँगा पढ़ाने। आपके पास आईफोन भी था। आईफोन ख़राब हो गया ना मेरा, फिर मैंने बेच दिया उसको। मेरा आईफोन का मदरबोर्ड फूक गया, हाँ वही होता है, तो फिर मैंने उसको बेच दिया। अब आते हैं टॉपिक पे। सुनो, कल जो रात को मैंने इनको पढ़ाया, मैं यहाँ पर रिकैप दे रहा हूँ, उसका डेरिवेशन CBSE में नहीं है, सिंपल फार्मूला है। तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। डेरिवेशन कभी रिवीजन में करा दूंगा, मन हुआ तो आज ही भी करा दूंगा, डिपेंड करता है मन के ऊपर।
ये इसको लगता है ना मैं वेला बैठा हूँ घर पे, मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मेरा कोई नहीं पॉसिबल है बेटा। अरे अभी थोड़ा ना बिटिया आई है, वो 4 बजे सोती है, उसका अलग दुनिया चल रहा है, सबने डिस्टर्ब कर रखा है उसने। हाँ जी, उसको कै उसकी बॉडी साइकिल क्यों, हमने जो कल की क्लास में लाइव क्लास में जो मैंने कल पढ़ाया है, मैं अभी रिकैप कर देता हूँ। मैंने एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर पढ़ाया है, उसके बाद एक ही टॉपिक बच जाता है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक में अभी देखता हूँ, पूरा आज ही खत्म कर दूंगा, तो चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा। जो मिस हो रहा है वो रिकॉर्डिंग देखेगा बच्चा, ठीक है। सो एनर्जी स्टोर नहीं, वो तो एक्स्ट्रा टॉपिक है। सको एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, समझिएगा, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको समझ लीजिएगा कि कैसे है। अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो स्टार्टिंग में यहाँ पे पॉजिटिव सारे चार्जेस होंगे और यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस होंगे। हमें क्या करना है, इस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज उठाकर इस वाले प्लेट पे डालते जाना है। धीरे धीरे ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझना, ये एक एटम है, इस एटम में स्टार्टिंग में 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज है। आप यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज निकाल दिए तो अब ज़्यादा क्या हो गया यहाँ पे, नेगेटिव। तो अभी इसके पहले न्यूट्रल था, बट एक चार्ज जब चला गया तो अब ये नेगेटिव की तरह बिहेव किया। एक और निकाल दिए, 2 पॉजिटिव निकल गया, 2 नेगेटिव हो गया। एक और निकाल दिए, सारे आपने पॉजिटिव निकाल दिए, तो पूरी तरह से कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कुछ ऐसा ही काम हम ये कर रहे हैं यहाँ पे भी। इस प्लेट से पॉजिटिव थोड़े थोड़े से चार्ज उठाकर हम प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2, यही है ना नंबरिंग, हाँ, प्लेट 2 से थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिव चार्ज प्लेट 1 पे ले जाकर रखते जा रहे हैं। लेकिन जब हम प्लेट चार्ज रख रहे होंगे तो पानी पियो, नींद आ रही है तुम्हें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। हम जब यहाँ से चार्ज उठा के ले आएंगे तो इस पॉजिटिव पे फोर्स लगेगा किधर, अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरफ उठा के लेके आ रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क डन होगा। क्यों वर्क डन होगा, क्योंकि हम डिस्टेंस मूव कर रहे हैं। क्या मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस। और जितना पॉजिटिव ला रहे हैं, इसलिए यहाँ से पॉजिटिव उठा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं। ये काम कौन करता है, बैटरी करता है, उठा रहे हैं फेंक रहे हैं, उठा रहे हैं फेंक रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, जब जा रहा है चार्ज तो उस पर फोर्स लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। तो जब फोर्स लगेगा तो वर्क डन होगा, क्या होगा, वर्क डन। और वो वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हर जगह पर तुम्हारे स्कूल में या जहां भी पढ़ाया जाता है सीधे ये फॉर्मूला लिखा जाता है वैसे 2 लाइन का डेरिवेशन, बट स्किप करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सिलेबस लेके आए हो, मैंने कहा था लिख लिया था, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी। ये 3 फॉर्मूले, समझाता हूं क्या है। क्यू है टोटल चार्ज इन कैपेसिटर, क्यू क्या है, कैपिटल सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। इसके बेसिस पे 3 फॉर्मूले बने। ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं, पोटेंशियल एनर्जी को है। ये हम इंटरचेंजेबली यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। अब ये आया कैसे समझना थोड़ा सा। यू पोटेंशियल एनर्जी, कैपिटल यू, हाँ, और वी है पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इतना ही है। थोड़ा सा हम सीखने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में मान लेते हैं जब यहाँ पे क्यू डैश चार्ज है स्टार्टिंग में, और यहाँ से जब एक एक चार्ज लेके आ रहे हैं, तो जो डिफरेंस है चार्ज का वो यहाँ पे है माइनस क्यू डैश माइनस डी क्यू। ये डी क्यू क्या है, जो चार्ज आप प्लेट नंबर 2 से प्लेट नंबर 1 पे लेके जा रहे हो। डी क्यू क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। कब तक चार्ज जाएगा, तब तक जब तक इन प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, मतलब सेम हो जाए। एक समय के बाद क्या होगा, कुछ सिचुएशन ऐसे राइज होगी, आफ्टर सम टाइम चार्ज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और क्या हो जाएगा, इस पे आपका Q और यहाँ पर माइनस Q, जितना भी मूव होना था वो हो गया। अब इसके बाद मूव नहीं होगा, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन चला गया, उसके बाद रुक गया। अब समझना,
जब ये जा रहा था यहाँ से यहाँ तक, पॉजिटिव चार्ज जब जा रहा था प्लस डी क्यू, तो जो वर्क डन हुआ डी डब्ल्यू वो आपका हुआ इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और जितना चार्ज आप लेके गए। वी डैश क्या है? बिफोर, मतलब जब चार्ज मूव कर रहा था, जब चार्ज मूव कर रहा था तब का पोटेंशियल है। और कैपिटल वी क्या है? जब चार्ज मूव हो चुका, जब चार्ज मूव हो चुका, आफ्टर एक्वायरिंग बिफोर है, जब तक मूव कर रहा है, इसलिए डी डब्ल्यू लिखा, मतलब थोड़ा सा वर्क डन। तो अब वी डैश होगा क्या सर? कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ दोनों के बीच में? स्टार्टिंग में डैश डैश था ना, कितना ट्रांसफर हुआ? कैपेसिटेंस तो पहले भी उतना ही था और बाद में उतना रहेगा, वो चेंज देखो। बाल्टी की कैपेसिटी सेम है, आप पानी कितना भर सकते हो कंप्रेस करके आपके ऊपर है, तो चार्ज आप कितना भर सकते हो या आपकी कैपेसिटेंस नहीं चेंज होता है, ठीक है। और कितना चार्ज ले रहे थे? डी क्यू डैश। अब हमें टोटल वर्क डन चाहिए, क्या चाहिए? टोटल वर्क डन चाहिए। कहां चला गया? टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सी तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया, केवल क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन 2, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि हमने पढ़ा एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस 1 और एन प्लस 1, तो यहाँ पे क्यू पे पावर 1 है, क्या है? ठीक है, अब समझना कहां से चार्ज आएगा। स्टार्टिंग में 0 चार्ज था, 1 2 3 4, कितना टोटल क्यू चार्ज ट्रांसफर किया आपने? कितना किया? टोटल क्यू चार्ज ट्रांसफर किया, तो 0 से क्यू, तो यहां पे हो जाएगा आपका 1 अपॉन सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये टोटल वर्क डन होगा, ये टोटल वर्क डन ही स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बस छोटा सा आपका फॉर्मूला बन गया। ये सीबीएसई में नहीं आती है। 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर, 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब सुनना, जब हमने स्टार्टिंग किया था तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो अब यहां से V आप बना लो, हाँ एक सेकेंड, क्यूब के लिए पहले क्यू के लिए बनाओ, क्या बनाओ? क्यूब के लिए। सो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV। इस क्यू को यहां पुट कर दो, तो आपका फॉर्मूला आप कैसा दिखेगा? U इज इक्वल टू हाफ क्यू CV स्क्वायर, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C। एक C से एक C कट गया, तो हाफ CV स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला बन गया। तीसरे फॉर्मूले में क्या करो? C की जगह पे Q बाई V रख दो। तीसरे फॉर्मूले के लिए आप क्या करो? Q को तो वैसे ही रहने दो, C की जगह पे क्या रख दो? Q बाई V। तो V ऊपर गया, एक Q से एक Q कट गया, तो हाफ QV आ गया। टोटल 3 आपके क्या बन गए? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला। फिर से कह रहा हूं, सीबीएसई में डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला याद है। अब ये कह रहा है कि अगर कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दें और पैरेलल में जोड़ दें, अगला कॉन्सेप्ट देखो, इसका भी डेरिवेशन नहीं है। अगर मैंने बहुत सारे कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दें, मान लो इसका C1 C2 C3, इसका पोटेंशियल एनर्जी U1 U2 U3, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा इनका एल्जेब्रिक सम। क्या होगा? एल्जेब्रिक सम U1 प्लस U2 प्लस U3। इन्हीं को अगर हम पैरेलल में जोड़ दें, कैसे जोड़ दें? और फिर से मान लो इसका है U1 U2 U3, नहीं बेटा फिर से यही होगा। इसका डेरिवेशन देखना, तो 2 लाइन का डेरिवेशन आपके एसएलआर में है, आप एक बार देखोगे समझ आ जाएगा। फिर से कह रहा हूँ सिलेबस में नहीं है, तो ज़्यादा हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक होती है, सेम रहेगा चाहे सीरीज जोड़ो चाहे पैरेलल जोड़ो। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी डेंसिटी, इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेलिंग गलत क्या होती है एनर्जी की? एनर्जी बता रहा हूँ क्या हुई, जय श्री राम हो रहा है ना। एनर्जी डेंसिटी, इसको हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एक चीज समझिएगा, अगर ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया A है एक प्लेट का, इनके बीच में डिस्टेंस D है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? इसकी वॉल्यूम वो कितनी होगी? एरिया इंटू डिस्टेंस। तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो होगी A इंटू D। तो
तो आपका पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एडी। तो आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे रख देना, एडी से डिवाइड कर देना, तो आपको एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मिलेगा। ये छोटा यू वो बड़ा यू है क्या? हाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये स्मॉल यू है। क्या है? अब इसका छोटा सा डेरिवेशन देख लो। हाँ, मैं फिर से एक डेरिवेशन और बताता हूँ मैं। दो पैरेलल प्लेट हैं अगर, तो इनके बीच का कैपेसिटेंस कितना होता है? C। उसका फॉर्मूला बता दो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यही होता है, पढ़ाया है मैंने, देख लेना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी पक्की बात है। अब यहां से एक चीज है, सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी है। ये क्या होगा? चार्ज अपॉन एरिया। तो यहां से Q कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। पक्की बात ना, सब सही जा रहा है। ओके, यहां से सिग्मा की वैल्यू एक और है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। यहां से अब नेक्स्ट आपने करना है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका Q स्क्वायर अपॉन 2C। क्या होता है? Q स्क्वायर अपॉन 2C। Q स्क्वायर के जगह पे आप रख दो इस सिग्मा को, यहां रख देना, तो क्या बन जाएगा? बना रहे, डेराइव कर रहे, रुक जाओ। क्या ये सब? नहीं 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 नहीं, ये वाला। ये हाँ, अभी जो कहा था वही वाला है ना ये। हाँ ठीक है। ठीक है, अब समझना, यहां से Q का एक और फॉर्मूला बन सकता है, सिग्मा की जगह पे रख दूं मैं एप्सिलॉन नॉट E और A है। ठीक है, ये देखना, ये आपस में कनेक्टेड है। तो अब बहुत ध्यान से देखना, Q की जगह पर रख रहा हूं मैं, चलेगा? और कैपेसिटेंस की जगह पे क्या रखूंगा मैं? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब D चला जाएगा ऊपर। अब देखना, सिग्मा का स्क्वायर, E का स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर इंटू डी, डी ऊपर गया, अपॉन 2 सिग्मा ए। एक सिग्मा से, अरे एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट गया, एक एरिया से एक एरिया कट गया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट एक ई स्क्वायर ए डी। ये फिर से बता रहा हूं, ये वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम। बट ये किसका, ये फॉर्मूला किसका आया अभी तक? कैपिटल यू का। तो कैपिटल का एक और फॉर्मूला आ गया। अब वापस आ जाओ इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए, किसका? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, अरे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी, हाँ हाँ, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम, जो कि है एडी। और ये कितना है? कैपिटल यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी अपॉन एडी। एडी से एडी बन गया। तो चार्ज डेंसिटी का, अरे पोटेंशियल डेंसिटी का एक फॉर्मूला और आ गया, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एक चीज सीखने वाली बात है यहाँ पे कि जो चार्ज डेंसिटी है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे। जो चार्ज चार्ज बोला हूँ, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर पे और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे। डन? अब टॉपिक रखो, लास्ट टॉपिक। पीडीएफ में दे दूंगा, चलो। पीडीएफ में पता है क्या होता है? ऑर्डर नहीं पता लगता, आपने पहले क्या लिखा है। वीडियो सही है, फिर से लेक्चर देखेंगे। हाँ, और इसलिए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसलिए तो रिकॉर्ड किया जा रहा है ना। अच्छा, कोशिश कर लेंगे, आप आगे चलो। चलो, अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का नाम है डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन। तो हेडिंग डालो डाइलेक्ट्रिक। सर अब हेडिंग नहीं डाल रहे, आप बता दो, फिर जाके लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है। नहीं तो फिर वो काम डाइलेक्ट्रिक एंड
पोलराइजेशन। क्या चीज होती है डाइलेक्ट्रिक, समझिएगा। चैप्टर नंबर 1 में भी इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। तो हाँ देखिए देखिए, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि चार्ज को फ्लो ना करने दे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करे। फिर सुनना, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसी चीज है जिसमें करंट तो फ्लो ना हो, जैसे वुड, प्लास्टिक, एयर, वाटर, रबर, वुड नहीं, ग्लास, वुड नहीं, ठीक है, ग्लास, वैक्स, वाटर, एयर, अच्छा वुड है, वुड, रबर, स्टोन, प्लास्टिक, ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। कैसे, समझिएगा। सबसे पहले हम कंडक्टर ही देख लेते हैं। अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर क्या होता है? हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का वैल्यू को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि मेटल प्लेट लिया हमने, ये एल्युमिनियम की एक प्लेट ले लो या कॉपर की प्लेट है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेटल प्लेट है और ये डायरेक्शन है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमने किसी सोर्स से जनरेट किया। कैसे जनरेट किया सोर्स से? सर हमने क्या किया, हाँ मैंने क्या किया, एक प्लेट बनाई इधर, ये हमारा प्लेट है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट, और ये नेगेटिव प्लेट। कैपेसिटर ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट है। तो ये पॉजिटिव प्लेट और ये सारे नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। उसका नंबर दिया, उसका नाम दिया मैंने ई नॉट। ई नॉट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। चूंकि कंडक्टर है तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। होगा क्या, उससे मतलब नहीं है, होगा क्या कि नेगेटिव प्लेट की तरफ सारे, अरे पॉजिटिव प्लेट की तरफ सारे नेगेटिव इसके चार्ज अलाइन हो जाएंगे कंडक्टर के अंदर, और नेगेटिव प्लेट की तरफ सारे पॉजिटिव चार्ज अलाइन हो जाएंगे बाय मेथड ऑफ कंडक्शन। अब एक चीज आपको यह समझना है कि इनसाइड द कंडक्टर क्या यहां पर भी एक चार्ज डिफरेंस क्रिएट हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनसाइड द कंडक्टर है आपका, तो इस तरफ भी एक क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जो ग्रीन लाइन से बना रहा हूं, जो कि अपोजिट होगी ई नॉट से, जो कि अपोजिट होगी ई नॉट से। ये कब तक बनेगी? ये तब तक बनेगी, ये फील्ड ई, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, इंड्यूस का स्पेलिंग क्या होता है? सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कब तक बनेगा? ये नेचर है कंडक्टर का, ये तब तक बनेगा जब तक ई नॉट और ई इंड्यूस बराबर ना हो जाए, तब तक बनता रहेगा। जैसे ये बराबर हुआ तो जो ई नेट होगा इन दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो होगा ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, जो कि होगा 0। हमारा मकसद इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करना नहीं है, हमें पोटेंशियल ड्रॉप करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ तो चार्ज भी स्टोर नहीं होगा, चार्ज भी स्टोर, और बाय डिफॉल्ट इसका कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। मकसद क्या था? कैपेसिटेंस को बढ़ाना, ना कि उसको घटाना। तो हाँ, चार्ज नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है ना, इसकी इंटेंसिटी उतनी बनती रहेगी जब तक बाहर वाले के बराबर ना। ग्रीन वाला देखो मैंने पहले छोटा बनाया, ग्रीन वाला के देखो लेंथ छोटी बनाई, हाँ, और येलो वाले की लेंथ मैंने बड़ी बनाई है।
धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि ग्रीन वाला और येलो वाले की लेंथ बराबर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी लेंथ से समझो ये छोटा और ये बड़ा है, बट समय के साथ क्या होगा, हाँ समय के साथ क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो कंडक्टर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? जीरो, मतलब पूरे कैपेसिटेंस में जीरो हो जाएगी। तो वो हमें नहीं करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करना माना, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं करना है, ठीक है। तो अ डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू बट परमिट देम टू exert electrostatic force on one another through it, and a dielectric is essential insulator which can be polarized through small localized displacement of charge। ये पोलराइज वर्ड क्या है? अच्छा, तो इस समस्या को कैसे सॉल्व करें? इस समस्या को सर सॉल्व करने के लिए काम करो, इस कंडक्टर को हटाओ और इसकी जगह पर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले आओ। कहते हैं डाइलेक्ट्रिक को इस बहुत सारे बुकों में क्या लिखा है? इंसुलेटर, लेकिन डाइलेक्ट्रिक ना ही इंसुलेटर है प्रॉपरली, कंडक्टर तो चलो है ही नहीं, एक खास तरह का मटेरियल है जो कि सर्टेन चीज पे बिहेव कर रहा है। हाँ, तो अब क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में क्या करने वाले हैं, फिर से पैरेलल प्लेट लेंगे हम लोग, फिर से हम लोग पैरेलल प्लेट लेंगे और इस बार इसके बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरेंगे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एयर भी खुद भी एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 1 है ना। सो अब हम लोग इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर रहे हैं। लेट्स से ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वूल है या ग्लास है, क्या है? ग्लास है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है डॉटेड वाला। डाइलेक्ट्रिक एक मीडियम, एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो मैंने स्लैब है A B C D, ये ग्लास है, ग्लास रख दिया हमने, और ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इस पॉजिटिव प्लेट 1 एंड प्लेट 2, प्लेट 1 और प्लेट 2 की वजह से जनरेट होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट होगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका नाम देते हैं हम लोग E0। क्या देते हैं? E0। E0 is electric field generated due to parallel plate capacitor। What is polarization? Polarization का मतलब होता है कि इसके अंदर एटम्स तो प्रेजेंट है, तो इसमें कुछ ऐसे मान लो एटम प्रेजेंट है इस तरह से। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है। जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है तो धीरे धीरे ये डाइपोल बनना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। कितना दूर होते हैं वो डिपेंड करता है वो मॉलिक्यूल कैसा है। अब मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर वो होते हैं जिनके बीच में, जिनका सेंटर ऑफ मास आपस में कोइंसाइड नहीं करता है, जैसे HCl मॉलिक्यूल, इसका ये मॉलिक्यूल मान लो H का है और ये Cl का है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, सेंटर ऑफ मास आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। नॉन पोलर ऐसे जिनका सेंटर ऑफ मास आपस में ओवरलैप कर गया, जैसे कि हाइड्रोजन गैस। तो हमें बेस्ट होता है कि हम HCl ले एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम रेदर देन डाइलेक्ट्रिक। हाँ, डाइलेक्ट्रिक भी दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। ये जो HCl है ये कैसा है? पोलर है। क्या है? इसको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं नॉन पोलर। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव अलग होना थोड़ा डिफिकल्ट है, या इसका डायपोल बनना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये देखो डायपोल बन जाएगा। क्यों? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। देखो अगर बहुत अच्छे से अज्यूम करो तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका हाइड्रोजन रखा हुआ है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्लोरीन रखा जो कि नेगेटिव चार्ज, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। ये क्या बन गया? डायपोल बन गया। अरे डायपोल बन गया, हाँ यहाँ नहीं दिख रहा, थोड़ा लाइन से पढ़िए। A dielectric may consist of either polar or non-polar molecule. A molecule in which center of mass of positive charge do not coincide with the center of mass negative charge is called polar molecule. नॉन पोलर क्या है? इसी का आगे लिखा होगा, इसको जब पढ़ोगे ना इस बारे में, यहां पे लिखा होगा ना, ये देखो क्या लिखा है नॉन पोलर। A molecule in which center of mass of positive charge coincide with center of mass of negative charge is called non-polar molecule. Example H2, N2, O2, CO2, CH4. ठीक है,
डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बिहेवियर, पोलर एंड नॉन पोलर। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, नॉन पोलर, अरे पोलर है, क्या है, पोलर है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके जो अंदर के एटम्स है वो खींचना शुरू होंगे, जैसे बैलून नहीं तो बीच में दबा देने से खींच जाता है, तो ये खींच के कुछ ऐसा दिखेंगे, ऐसे। ये निगेटिव प्लेट है ना, तो इसकी तरफ, अरे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और फिर सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। होगा क्या, ऐसे करोड़ों मिलियन, करोड़ों मॉलिक्यूल्स है इसमें, करोड़ों ऐसे होंगे। अब होगा क्या समझना, थोड़ा सा जो मैंने उल्टा बना दिया, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे सोन चलता रहेगा। तो ऐसे होगा, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा होता रहेगा, ध्यान से समझना। अब होता क्या है, ये आपस में इतने करीब होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को नलिफाई करते जाते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट। तो एट द लास्ट क्या होता है कि केवल आखिरी वाले नेगेटिव चार्ज बच जाते हैं, और केवल आखिरी वाले, जो बातें मैं बोल रहा हूं इस हिंदी में, ये पूरा पैराग्राफ में यही बातें लिखी हुई हैं। तो धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज यहां पर चिपक जाएगा, इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज होना। धीरे धीरे यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अगेन ये है क्या, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, क्या है, इस चार्ज इंड्यूस होने की प्रक्रिया को, ये जो चार्ज पोलराइज होता है, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। उसके बाद, हाँ बोलो बोलो बोलो। कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते जो अपोज करते इसकी वैल्यू को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, अभी बताऊंगा मैं। डाइलेक्ट्रिक इज अ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू आती है, स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। हर मटेरियल का अपना अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जिसका ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो ज्यादा अपोज करेगा फ्लो ऑफ चार्ज को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो अपोज हाँ, चार्ज, अब कई नहीं, डाइलेक्ट्रिक कई सारे हो सकते हैं ना, दो ले लेते हैं, ग्लास और वुड। हो सकता है कि डाइलेक्ट्रिक वुड का ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लास, तो हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वुड का ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लास। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। दो सब्सटेंस है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस 1, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस 2, इसको रिप्रेजेंट करते हैं K1 K2 से। इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है। इसका मतलब सेकंड मटेरियल जो था, जो भी रहा होगा, लेट्स से मेरे को अभी इसको ले लो वुड, इसको ले लो ग्लास, तो ग्लास का डाइलेक्ट्रिक ज्यादा है एज कंपेयर टू वुड, तो ये ज्यादा डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्रिएट करेगा, ज्यादा अपोज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो फिर वो सब सब्सटेंस क्या बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है बट करंट नहीं होता, वो मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। मटेरियल। हाँ, मटेरियल। तो ये सब समझ गए, जैसे डायमंड एक मटेरियल है बट उसकी अपनी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि लाइट को वो कितना बैंड करेगी। पानी एक मटेरियल है बट वो कितना लाइट को बैंड करेगी, वो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड। इलेक्ट्रिक में करंट नहीं होता, वो करंट को अपोज करता हाँ, है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। कैसे करेगा वो देखो, ये जो प्रोसेस हुआ इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। जब चार्ज पोलराइज हुआ तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव आ गया, तो चार्ज अब जैसे यहां पे हुआ, अब समझना, अब यहां पे जनरेट हो गया आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ क्या जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन सर एक बात समझिएगा, इसको बोलेंगे ई इंड्यूस। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की खास बात यह है कि इसके अंदर जो ई इंड्यूस प्रोड्यूस होगा ना, वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर भी नहीं हो सकता है ई नॉट से, हमेशा छोटा होगा। तो इफेक्टिवली क्या हुआ, इफेक्टिवली ये होगा, आपके बुक में डायग्राम भी बनाकर आप ओपन करके देखोगे, इसको छोटा बनाया गया। तो इसके अंदर जो ई नेट आएगा वो आएगा ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, और ये कभी भी जीरो नहीं होगा। पेज नंबर 2.56 तो बहुत बड़ा चैप्टर है। ये देखो, इसमें देखो ये एरो छोटा है। तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बनेगा वो, हम देखो जो ई नेट बनेगा वो लेस देन होगा ई नॉट से, क्योंकि कुछ तो माइनस हो गया ना, कुछ तो माइनस हो गया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो एक चीज हमने सीखा था, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या हो गया, तो C क्या हो गया, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि C और V में इनवर्स का रिलेशन है। तो ये दोनों बात रिलेट हो पा रही है। तो डाइलेक्ट्रिक हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू में इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये सारी मैंने, ये पूरा पेज और ये पूरा पेज मैंने बता दिया, 2 पेज बता दिया मैंने, 2 पेज की रीडिंग आपको ये मारनी है, ठीक है। अब हम आते हैं कि सर डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट किसको कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक तो बता दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको कहते हैं? नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कापा बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है ये? स्मॉल के से रिप्रेजेंट होता है और ये होता है आपका स्टार्टिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ई नेट? ये है आपका ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। ठीक है, ई पे से रिप्रेजेंट किया है वो पोलराइज वही है। ठीक है, सेम बात है। इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी जो भी है नहीं पढ़ना है, उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का एक टेबल दिया हुआ आपको, आप देखोगे तो वॉल्यूम वैक्यूम का क्या है 1.0, वैक्यूम कितना है 1.0, एयर का क्या है 1.00054, वाटर का 81 है। क्या है फर्स्ट चैप्टर में? तो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम, और इसी को हमने क्या पढ़ा था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो यही चीज है। क्या है? यही चीज है। होगा कोई क्लास, ग्लास के कई सारे टाइप्स होते हैं। अब सुनना, अब सुनो, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंट्रोड्यूस करने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो घट रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड घटने से कैपेसिटेंस तो बढ़ रहा है। ये तो हो गया थ्योरी। कितना बढ़ रहा है तो वो हम पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब मटेरियल। ठीक है, मैं सीधे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। ये होता है आपका C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब बताता हूं सबका। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। क्या था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, जिसकी एरिया थी A, जिसकी एरिया थी A, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना था? D। एक T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। इसके आने से जो न्यू कैपेसिटेंस बना वो ये बना। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज मुझे देखना पड़ेगा, मेरे पास इससे बेहतरीन डेरिवेशन है, अगर मिल जाए तो। टॉपिक खत्म होने वाला है। हाँ, थैंक यू। केक नहीं लाया तुम लोग? हाँ, अच्छा, 2 बार होता है। आज ही है, आज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये रहा। ये नोट्स पता नहीं मैंने आप लोगों को भेजा है कि नहीं भेजा है। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलर, ये इसमें सारा लिखा है मैंने। आज जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कल कहाँ विश किया था? झूठ बोलोगी? वो मेरे बेटी का था। अच्छा, क्या क्या एडवांटेज है डाइलेक्ट्रिक का? तो ये तो एक तो प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी ऑफ प्लेट। कहने का मतलब है अगर हवा में प्लेट रखेंगे तो चांसेस है आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है, और उस प्लेट के बीच में अगर कुछ भर देंगे तो अगर इस आगे तो इसी पे चिपकेंगे ना, तो एक तो मजबूती देने का काम करेगा। साथ ही साथ इट प्रिवेंट द स्टिकिंग टुगेदर, मतलब आपस में चिपके ना। इंक्रीज द कैपेसिटेंस एंड कैन प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम। ये क्या चीज है? छोड़ दो, बता देता हूँ। होता क्या है,
देखो होता क्या है कि जब इसके अंदर एयर होती है, तो बहुत ज्यादा जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो इसके जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, डायपोल की तरह प्लस माइनस में इस तरह से एक्सपेंड करते हैं, और धीरे धीरे इस प्लस वाले पे नेगेटिव आके चिपकना शुरू करता है, नेगेटिव वाले पे प्लस वाला चिपकना शुरू करता है, और धीरे धीरे इस प्लेट पे जितने चार्ज है उनको न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है? तो धीरे इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्ज लीकेज, या कह सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ कैपेसिटेंस, वही लिखा हुआ है ये। चलिए इसका छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, कैसे करेंगे। मैथ्स की नहीं रखी, उसमें बताता हूँ। रिदमन मना कर दिया, ध्रुव मना कर दिया, ये आ नहीं सकती थी, तो 3 एब्सेंट हो गए। बचा कौन? प्रेजेंट जिगिसा आ सकती थी, और दूसरा आदित्य। तुम कब आई हो? हाँ आ तो गई थी 6:30 बजे। तो फिर ये हुआ कि फिर कैंसिल ही किया जाए, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं कि बार बार टॉपिक को चालू कराऊं मैं। रिकॉर्डिंग दे दिया करो और मना कर दिया सर। आपने बोल दिया करो बैकअप क्लासेस नहीं होगी, पता है हमारी केमिस्ट्री की टीचर ये बोलती तब इसी क्लास में बच्चे आपसे भी होते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ चलेगा सर। आप पनिशमेंट रख दो, एक क्लास एब्सेंट 1000 रुपए का फाइन। ये याद रखना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक के आने से, किसी भी मीडियम में डाइलेक्ट्रिक के आने से जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर से सुनना, डाइलेक्ट्रिक के आने से, जैसे मान लो पहले स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई, स्टार्टिंग में जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, डाइलेक्ट्रिक के आने से वो के टाइम डिवाइड हो जाती है। जैसे कि हमने इसको पढ़ा था फोर्स में, जैसे पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद है? वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो अगर मान लो ये पैरेलल प्लेट है, अभी इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई अपॉन के। ये बात याद रखना है, इसको यूज करना है हमें थोड़ा, है ना। 10 मिनट के टॉपिक में ये चैप्टर खत्म होने जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। टेंशन न लो, हो जाएगा। तो टॉपिक है कैपेसिटेंस। मैंने यहाँ पर टॉपिक डाला था, मिटा दिया क्या? हाँ, ये तो हमें इसका, ये जो रिजल्ट आया ना, इसका डेरिवेशन करना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज समझना, क्या बताने जा रहा था मैं, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 1, अप्रॉक्स 1। तो अगर के की वैल्यू 1 रख दूं मैं यहाँ पे, इफ मीडियम सेम इफ मीडियम इज एयर, देन के इज, तो अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो फॉर्मूला देखो क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी, टी से टी कट गया। और क्या ये ओरिजिनल में यही फॉर्मूला था ना, स्टार्टिंग में तो यही फॉर्मूला था। तो इसलिए याद रखना है, यहाँ पे जो वैल्यू चेंज करते जाओगे उसके हिसाब से कैपेसिटेंस चेंज होते जाएगा। इसकी डेरिवेशन होती है? हाँ, इसका है सिलेबस में डेरिवेशन। तो अगला इसी का तो डेरिवेशन बता रहे हैं। चलिए, रोते नहीं है बेटा, मुस्कुरा के पढ़ा करो विथ पॉजिटिव भाई। तुम तो चिड़चिड़ा के पढ़ती हो, ये बहुत चिढ़ती है ऐसे। तो घर वाले कैसे हैंडल करते तुमको? करते हैं बस। वो क्या करे, वो फेंक भी तो नहीं सकते ना घर वालों को। क्या कर सकते, कोई ऑप्शन है घर वालों के पास, बोले चल भाई कोई दिक्कत नहीं है। घर वालों के पास ऑप्शन है, मेरे को छत पे भेज सकते हैं, जीने को बिठा सकते हैं। सिर्फ इसके नंबर दिया था, जीने में बैठेगी, पता है आपको। मैंने कहा मम्मी पापा को बोल दी, मम्मी पापा नंबर नहीं आएंगे, धोखे मत रहे, थप्पड़ पड़ेगा सीधा मुंह पे, तू खाएगी। देखो ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये है पॉजिटिव प्लेट और ये है नेगेटिव प्लेट। एरिया दोनों का सेम है, बनाने में हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो। अब इसके अंदर हमने रखना है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्या रखना है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये जो हम स्लैब रखते हैं इसको बोलते हैं पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्या बोलते हैं? पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोलते हैं, मतलब जगह खाली है। टोटल इसकी स्टार्टिंग में गैप था d, इस स्लैब का आया t, तो अब गैप कितना हो गया? d माइनस टी। चाहे हम बीच में रखते तो भी d माइनस टी हम लेते, इसको कहीं भी सरकाते, जो बचा हुआ जगह है उसका रखते d माइनस टी का गैप। बहुत बढ़िया समझना। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट। क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक स्लैब के आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ई नॉट अपॉन के, वेयर के इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब। ये ई इंड्यूस के लिए के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस स्लैब का।
पोटेंशियल आपका होता है E इंटू डी, ये फॉर्मूला पढ़ा हमने। अब हम यहाँ पे दो पोटेंशियल निकालेंगे, एक निकालेंगे V1 जो कि D माइनस टी का होगा, एक निकालेंगे V2 जो कि T के लिए होगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में डेल्टा V जो निकालेंगे वो V1 प्लस V2 निकालेंगे। V1 आपका होगा E नॉट इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है D माइनस टी, यही डिस्टेंस है ना। E नॉट इंटू डी आपका दोगा V1। V2 कितना होगा E नॉट अपॉन के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। पक्की बात। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है कॉमन वगैरह लेके, तो आपका बनेगा E नॉट, ये सबसे इजी डेरिवेशन है इसलिए मैं एक्सेलरेटर से नहीं करा रहा हूं, थोड़ा सा इजी, ये बन जाएगा T बाई के, बोलो हाँ या ना। ये क्या चल रहा है V, डेल्टा V। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन ए। कहां से आ गया ये, कहां से आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा क्या होता है, क्योंकि एक स्टेप गायब किया ना, इसका दिमाग गायब हो गया होगा। अच्छा क्या, ठीक है, ये सिंप्लीफाई करके आ गया। ठीक है, अब उसको वहां पे हम पुट करेंगे। सर आज मैं तो रखना क्या है केमिस्ट्री पढ़नी है, वो मेरे को क्लास से बाहर निकाल देंगे। मेरा टेस्ट तुम लोग दे नहीं रहे हो, ये भगवान नशे दिख रही है, नशा सा करती हो तुम, मेरी ऐसी है बचपन से, मेरी ठीक हो है ना। तो E का हो गया आपका Q A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रिकॉर्डिंग चल रहा है तो पता चलेगा कि ठीक है। ये ठीक, बताओ यहां तक कोई दिक्कत बताना, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है। अच्छा सुनो सुनो, ठीक है चलो हो गया, यहां तक ठीक है ना। हाँ, अब कैपेसिटेंस क्या होता है आपका, कैपेसिटेंस होता है आपका Q अपॉन V, Q अपॉन V, Q अपॉन V। तो अब इस V की वैल्यू यहां रख देंगे, Q को वही रख देंगे, V की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बस आपका डेरिवेशन हो गया। देखो हाँ बस बन गया। तो C इज इक्वल टू, समझ रहा हूं, C इज इक्वल टू Q से Q कट जाएगा, तो 1, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये A बाई एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, फिर इसमें यहाँ पे लिख दो पुट इन इक्वेशन, मेरे को याद नहीं आएगा। हां ठीक, Q डेल्टा V की जगह लिखेंगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। Q से Q कट गया और A अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आपका डेरिवेशन आ गया जो फॉर्मूला हमने यहां पे लिखा था स्टार्टिंग में। ठीक है, ये बन गया आपका डेरिवेशन टोटल। अगर सर 2 स्लैब आ गया तो, 3 स्लैब आ गया तो, 4 स्लैब आ गया तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सबसे ऐड करते। देखो 2 स्लैब का पता था, फिर आप मल्टीपल समझ लेना। फॉर एग्जांपल अगर सर कहानी कुछ ऐसे बन गई कि ये पैरेलल प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट है पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसके बीच में 2 स्लैब आ गया, स्लैब 1 स्लैब 2, हो सकता है दोनों की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग अलग हो, बट अभी के लिए सेम ले लेते हैं कि इसका K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका भी K, इसका थिकनेस T1, इसका थिकनेस T2। तो जो बीच में गैप है ना, उसका थिकनेस पता कितना होगा, ये जो सारा गैप देखो, कितने भी स्लैब हो इसको पकड़ो साइड कर दो, अभी दिख रहा है हवा दूर दूर, बट इनको चिपकाओ और साइड में कर दो, तो सब किनारे हो जाएंगे ऐसे। तो जो बीच का गैप आएगा वो आएगा D माइनस T1 प्लस T2। पक्की बात। अच्छा, जो बीच का वैक्यूम है एयर, उसका पोटेंशियल मानो V1, इसका मानो V2 और इसका मानो, तो डेल्टा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस, सेम लॉजिक, V का फॉर्मूला क्या होता है E इंटू डी। अगर V1 की बात, हाँ, इसके लिए E नॉट होगा,
इसके लिए होगा ई नॉट बाई के, इसके लिए होगा ई नॉट बाई के ड्यू टू डायरेक्ट्रिक। तो बस ये बन जाएगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी वन प्लस ई नॉट बाई के टी टू। सॉल्व करेंगे, ई नॉट को बाहर ले लेंगे। ई नॉट की वैल्यू होती है क्या, अभी हमने देखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सब कुछ पुट पाट कर लेना, फिर C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी की वैल्यू पुट करना, कुछ ना कुछ डेरिवेशन करके आ जाएगा। मतलब है नहीं ना सिलेबस में, ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में है। क्या है, ये रहा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक 2.61 फॉर योर नॉलेज, फॉर योर नॉलेज। नहीं क्वेश्चन आया हुआ ये वाला ये हाँ ये वाला। तो आप देखो दो केस हो सकता है, अभी इस तरह से रखा हुआ था, इसको मैं घुमा के रख दूंगा तो उस नहीं अलग बन जाएगा। बताता हूँ, एंगल नहीं है, मैं बताता हूँ, मैं आपको लिखवा देता हूँ क्या होता है। हाँ बताता हूँ मैं, इसको सीरीज ऑफ पैरेलल बोलते हैं। ये जो इस तरह से कनेक्टेड है, जिसमें जो स्लैब में सीरीज ऑफ पैरेलल होता है। तो जो पहला जो ये जो हमने किया है ना, ये वाला, ये पैरेलल अरेंजमेंट है। क्या है, ये पैरेलल अरेंजमेंट है। और जब हम स्लैब को ऐसे रखेंगे दो पैरेलल प्लेट के बीच में, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, डाइलेक्ट्रिक 1 डाइलेक्ट्रिक 2 डाइलेक्ट्रिक 3, इसको बोलते हैं सीरीज। तो इसका आंसर लिख लो, डायरेक्ट आंसर लिख लो इसका। पहला है सीरीज टाइप अरेंजमेंट। अच्छा किसका अरेंजमेंट, डाइलेक्ट्रिक का। किसका, डाइलेक्ट्रिक का। ये आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसमें हमने रखा अपना डाइलेक्ट्रिक कई सारे, और इनका थिकनेस मान लो T1, इसका थिकनेस T2, इसका थिकनेस T3, इसका कैपेसिटेंस K1, कैपेसिटेंस K2, K3। तो इसका जो अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो नेट कैपेसिटेंस जो आएगा वो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन T अपॉन K1, T2 अपॉन K2 डॉट 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 Tn अपॉन Kn। अगेन डेरिवेशन नहीं आएगा। सेकेंड, ये T1 क्या थिकनेस, K1 क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनका रेशियो ऐड करते जाओ बस। और हाँ इन सब से अलग है। अगर सेम, हाँ ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड वाला। माइनस 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 बंद कर देना, रुक जाओ, रेंज बंद हो जाएगा। ठीक, तेरा भी गर्मी लगेगी थोड़ी देर में। ठीक है, 1 2 3, इसकी थिकनेस T1 T2 T3, K1 K2 K3। क्या है K1 K2 K3? हाँ हाँ, तो इसका बन जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और एवरेज ले लेंगे किसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। सिर्फ पीछे करने एक बार, T1 T2 कहां गए? नहीं ये एक स्लैब के लिए बना, ये दो स्लैब के लिए बना। इसको मैंने पूरा सिंप्लीफाई नहीं किया ना, नहीं पूरा नहीं सिंप्लीफाई किया, अभी करना पड़ेगा आपको। करोगे तो आप यहीं पे पहुंचोगे। दो स्लैब का है ना ये, इसका फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। दो स्लैब का है ना, तो इसका फॉर्मूला होगा, मैं लिखता हूँ, इसका फॉर्मूला होगा सिंप्लीफाई करने के बाद C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D K1 प्लस K2 अपॉन 2, क्योंकि n की वैल्यू क्या है इसमें, अगले पे करना है। ठीक है, चैप्टर खत्म। कोरोना डिस्चार्ज का मतलब बता, अभी मेरे पास है ना घर, जैसे कल फ्रिज आई, ठीक है, तो वो स्विच तो लगा हुआ नहीं था, ऐसे रखा हुआ था, और आई ना तो मेरे ऐसे में जा रहा था, मेरी क्यों नहीं लड़ गई ऐसे, बहुत तेज झटका लगा।
होता क्या है कि मेटल के सरफेस पे चार्ज बैठा होता है, शॉर्ट टर्म के लिए कांटेक्ट होता है, तो वो वहां से फ्लो करके तुम्हारी बॉडी में आता है, तुम्हें शॉक रेजिस्टेंस, और ये निकलता है हमेशा एज से ही, कोने से ही निकलता है, उसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। उसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। नहीं पढ़ना है, छोड़ो उसको। क्वेश्चन कलेक्टिंग एक्शन ऑफ हॉलो कंडक्टर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बता देता हूँ मैं, ये चार्ज का ही है हॉलो सिलेंडर का, रुको बता देंगे, कुछ खास नहीं है। अच्छा और चीज़ समझो, ये क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, क्या था, लेकिन अगर मैं इसके बीच में क्या डाल दूं, कंडक्टर, तो उसका आंसर देख लो क्या होता है। इफ टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट विथ कंडक्टर स्लैब। नहीं मैं 9 बजे तक क्लास लेने वाला था, बट मेरी ना होम ट्यूशन आ गई, वो मैंने 5 बजे रखी थी, फिर वो 8 बजे हुई, तो फिर मैंने इसको 8:30 किया। नहीं अभी वही एक होम ट्यूशन है तुम्हारे उधर ओल्ड में, नहीं वहाँ है कौन सा है, SCL है, कौन सा है, अच्छा सुट्टा बार के बगल वाली की, तो वहाँ पे एक बच्ची है, ये था कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब इसका क्या होता है, सुनो सुन लो, ये 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर के, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसके बीच में हमने अब रखा है स्लैब कंडक्टर का। अभी तक क्या रख रहे थे हम लोग, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे थे ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कोई मेटल कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, जिसकी थिकनेस है T, ठीक, और ये है आपका D। तो अब इसका जो स्टार्टिंग में जब ये कंडक्टर नहीं था, जब ये कंडक्टर उस केस में इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C0, क्या मानते हैं, इसके आने की वजह से जो कैपेसिटेंस बना उसका फॉर्मूला है D/D-T इंटू C0। अब ये डेरिवेशन कैसे आया बताता हूं मैं, फिर से बताता हूँ ये फॉर्मूले का मतलब, जो गर्मी में शुरू हो गई ना, देखो जब, हाँ हो जाएगा ना, सुनो सुनो, जब खाली था तो कुछ नहीं था, तो इसका कैपेसिटेंस था C0 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये तब है जब इसके अंदर एयर था, कोई भी मटेरियल नहीं था। जब हमने इसके अंदर एक कंडक्टर रख दिया, पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा था, अब कंडक्टर रख दिया, तो नया कैपेसिटेंस जो बना वो बना D/D-T इंटू C0। सी ये कहाँ से आया डेरिवेशन, मैं आपको बताता हूँ। पता नहीं, अब क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो देखिए एक चीज सीखा था हमने, रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा हूँ यार चालाक ब्रो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर आने की वजह से क्या हो जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। स्टार्ट बताया था ना कि जब हम कंडक्टर रखते हैं यहाँ पे समहाउ कहीं तो था ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, नेट कितना हो जाता है 0। तो जब मैंने यहाँ पर कंडक्टर रख दिया 2 पैरेलल प्लेट के बीच में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ 0। अब समझना इसका डेरिवेशन, कैपेसिटेंस होगा आपका एप्सिलॉन नॉट A/T, वेयर A इज एरिया ऑफ प्लेट एंड D इज डिस्टेंस। E0 कितना होगा, सिग्मा अपॉन, इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है, इन टोटल की, E नेट की वैल्यू 0 होगी, E नेट की वैल्यू 0 होगी, बट स्टार्टिंग में जो जब स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया उस समय कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, तो कितना हो जाएगा आपका Q/A एप्सिलॉन नॉट।
बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल कंडक्टर पोटेंशियल कितना होगा, ई नॉट इंटू डी। वी नॉट मतलब ये जो नॉट नॉट है ये वो है जब कंडक्टर नहीं था, उस केस में तो कितना हो जाएगा ये Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, पोटेंशियल बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टर, जब नहीं था। ओके, अब जब ये आ गया, इसके आने की वजह से अब लेट से इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अब आफ्टर कंडक्टर के आने के बाद आपका पोटेंशियल होगा ई नॉट, यहां तो जीरो हो गया, इसके अंदर तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बट बचे हुए हिस्से में तो निकाल सकते हैं ना, जो कि है डी माइनस टी। तो वो कितना हो जाएगा आपका डिस्टेंस, डी माइनस, देखो ये जो चीज है पोटेंशियल है, ये जब कंडक्टर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, कंडक्टर इंट्रोड्यूस करने के बाद जो पोटेंशियल होगा वो होगा आपका क्योंकि अंदर क्या है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितनी है, जीरो, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए हैं। बट स्लैब के बाहर यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अंदर जीरो हो गया है। हुआ क्या, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई इस तरफ ई इंड्यूस, ई नेट जीरो हुआ है स्लैब के में, है ना। बट यहां पे जो स्पेस खाली है वहां पे कुछ तो पोटेंशियल होगा ना, कम हो गया बट कुछ तो पोटेंशियल होगा। वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ई नॉट का मतलब पहले की बात जब प्लेट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, और जो जगह खाली है, जो जगह कितना खाली है जगह, डी माइनस टी। तो अभी कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा वैल्यू पुट करेंगे, ई नॉट की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। कैपेसिटेंस कितना होता है, Q बाई वी, इसको पुट करो तो C इज इक्वल टू Q बाई वी की जगह रखेंगे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। Q से Q कैंसिल, कुछ और बच तो नहीं रहा ना, ये कुछ तो होना बचना चाहिए था, कुछ छूट गया। एप्सिलॉन नॉट, अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है चलो रुको, एक कुछ चीज छूट रही है, फिर फॉर्मूला डेरिवेशन, ये v कितना लिखा है मैंने कि Q अपॉन ए, ये ठीक है। उसके बाद कैपेसिटेंस होता है आपका, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन वी, यही लिख होता है ना। अच्छा, सो यहाँ कुछ चीज़ें चेंज तो नहीं की गई है ना, V की जगह रखेंगे हम लोग Q ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ये कट जाएगा तो ऊपर जाएगा क्या, ऊपर आपका होगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। आप सुनना, सही जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैं डेरिवेशन करना वहाँ पे। अब एक चीज़ बताना, बहुत ध्यान से इसको देखना, इस फॉर्मूले को, इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे, इस फॉर्मूले के बाद अगर मैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू डी अपॉन डी माइनस टी करूँगा, कोई दिक्कत है? मैंने डी किया गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, क्यों किया बताता हूँ, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना बॉक्स में, ये क्या है, सी नॉट है, क्या है, सी नॉट है, डी अपॉन डी माइनस टी। थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो डी माइनस टी सी नॉट, ये था ना डेरिवेशन स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि when conductor is introduced between parallel plate capacitor, in that case your capacitance is C is equal to D upon D minus T is equal to C naught, where C naught क्या है, C naught ये रहा। अब ठीक है, सारा डेरिवेशन देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
हार्ट अटैक आ जाएगा। अब आपका टॉपिक है कि यूज ऑफ कैपेसिटर कहाँ कहाँ करते हैं, बहुत सी जगह करते हैं, सर्किट बनाने में, रेडियो सर्किट बनाने में, आपका मोटर बनाने में, इन द टैंक सर्किट ऑफ ऑसिलेटर बनाने में, चार्ज को स्टोर करने में, मिल्कन एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। उसके बाद एक चीज और है, बैटरी वाला, दो छोटे छोटे टॉपिक और है। तो ये है कि डाइलेक्ट्रिक के आने की वजह से वेरियस पैरामीटर में क्या क्या चेंज होते हैं। टॉपिक नंबर 2 पॉइंट, ऐसा लगा ओपन करो, टॉपिक नंबर 2.32, पेज नंबर होगा आपका पेज न्यू एडिशन, पता नहीं, टॉपिक 2.32 इसी के आगे है, यहीं पे होना, हाँ नहीं ठीक है, यहीं पे होगा, ये हाँ इफेक्ट, हाँ 2.60 इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर में जैसे कि चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस एंड एनर्जी, इन सब पे क्या फ़र्क पड़ता है डाइलेक्ट्रिक के आने की वजह से। तो देखो इसने क्या लिखा है, चार्ज तो सही रहेगा, सेम रहेगा डाइलेक्ट्रिक के आने से, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी कितनी, k टाइम्स, पोटेंशियल एनर्जी भी घट जाएगा कितनी, k टाइम्स, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा k टाइम्स, ठीक है, एनर्जी घट जाएगा k टाइम्स, थ्योरी है पूरा, ठीक है। उसके बाद है बैटरी, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन बैटरी रिमेन कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर, बैटरी अगर सेल लगा दे तो क्या होगा, एक टेबल बना, टेबल 2.2, देखो ध्यान से, बस इसको ऐसे रट लेना, ऐसा सच बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बट समझ लेना एक बार न्यूमेरिकल के लिए अगर कहीं जरूरत पड़ गई या ऐसा रीजनिंग के लिए। अब इसके ना क्वेश्चंस बहुत सारे बचे हुए हैं। अब ये टॉपिक ये रह जा रहा है कलेक्टिंग एक्शन ऑफ हॉलो कंडक्टर। इसका डिफरेंस है कि अगर आपके पास हॉलो स्फीयर है, मतलब रिंग है, तो पोटेंशियल कितना होगा रेडियस पे, और देखो तो सीधा फॉर्मूला, इसका भी डेरिवेशन नहीं होगा, क्या हुआ, ठीक हो, ठीक है, गुस्सा हो जाती है, कल तो गुस्सा हो गई थी, गुस्सा होकर सो गई थी ये, कोई बात नहीं। ये एक रिंग है, इसका रेडियस r है और बाहर वाले का रेडियस कैपिटल R है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आप सीधे वैल्यू याद रख लेना, VR, इन दोनों का डिफरेंस ये है Q/4πε0 ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/R, सिंपल रट्टाफिकेशन मानना आपको। कंडक्टिंग हॉलो कंडक्टर अगर है तो दो सरफेस होगा, एक अंदर वाला है ना, जैसे सिलेंडर होता है, तो इस पे जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होगा वो होगा अंदर वाला पोटेंशियल और बाहर वाले पोटेंशियल का माइनस, जो कि जिसकी वैल्यू आपकी आएगी Q/4πε0। हाँ, इसका डेरिवेशन नहीं याद रखना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हमने ये टॉपिक खत्म किया। अब इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, एक क्लास और लगेगी इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए, कल ही न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके सारे के, डाउट ही में न्यूमेरिकल हो जाएगा, जो डाउट लाओगे वही न्यूमेरिकल हो गया ना। एक सर्किट सॉल्व करोगे, मैं सर्किट लाया था सॉल्व कराने के लिए। हाँ बोलो ना, तुम बोलो, जो सर्किट एक बार देख लेंगे। मैं सोच रहा था कुछ पेपर में आते हैं वाले, a positively charged oil drop is prevented from falling under gravity by applying a vertical electric field। ये वाला बेटा CBSE में आ चुका है, और ये रहा जब तुम नहीं आई थी, जाकर रिकॉर्डिंग देखना स्टार्टिंग का 5 मिनट, इतना तो कर सकती हो ना। ये रहा पहला PDF, अब मेरे को याद दिला दो, इसको PDF बनानी है ना, नहीं तो मैं रह जाएगा। ये रहा, बताता हूँ मैं, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा। 2 प्लेट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, इसके बीच में एक ऑयल ड्रॉप है, उस ऑयल ड्रॉप पे 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, बोलो है ना। क्यू आ गया, ये क्यू आ गया, इसका मास है कुछ जो कि दिया हुआ, कितना है मास, 3 × 10⁻। अगर ये बीच में रुका हुआ है तो इक्विलिब्रियम में होगा,
mg अगर नीचे लग रहा है तो फोर्स F ऊपर लग रहा होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों क्या होगा, इक्वल। और F होगा कितना, F होगा बेटा Q इंटू ई, Q इंटू ई, और E का होता है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, और यहां से V निकालना था। मेरा फॉर्मूला बन गया mg है, तो इस चैप्टर का आ गया ना। हाँ, तो ये देखो V इज इक्वल टू हो गया mg d अपॉन q, सारी वैल्यू गिवन है, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। और ये वाला अभी आप कराना मतलब सिर्फ बता दो। हमने करा था। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिड बाय द ड्रॉप। हेलो, हाँ, नहीं, अरे वो एक खड़ा रहता है, वही बोला था, बोलो ना। हाँ, मैं को 2 मिनट फोन करती हूँ, एक सेकंड, 1 मिनट कर रही हूँ। देखो मैं भूल जाऊंगा, एक काम करना, इसको रिकॉर्डिंग को रोक दो, दूसरा एक काम करो।